नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गुरु, आपका शिक्षक डॉक्टर संजय सर आपका वंदन और अभिनंदन करते हैं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी पर। तो बच्चों, आज आपकी क्लास जो है गुर्जर प्रतिहार वंश को लेकर है और साथ साथ हम देखेंगे राष्ट्रकूट वंश को। तो सभी लोग रेडी हो जाइए फटाफट जो है, ठीक है, और क्लास से जुड़ जाइए बच्चों। लाइक एंड शेयर कर दीजिए सभी लोग ग्रुप में अपने अपने फटाफट। जो है आज आपकी इम्पोर्टेंट क्लास है, चलिए फटाफट क्लास से जुड़ जाइए। लाइट नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। वेरी गुड, सभी लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिए फटाफट जो है अपने ग्रुप में। कृतिपाल, प्रगति, आर्यन, गायत्री, सभी लोग बच्चों ग्रुप में शेयर कर दिए, लाइक एंड शेयर करिए ताकि संख्या बढ़े। पंकज नमस्ते बेटा, सबको हमारी तरफ से गुड इवनिंग। ठीक है बच्चों, देखिए कोर्स आपका मैंने एक नया कोर्स लेकर आया है आपके लिए हम जो है, ठीक है। और ये कोर्स बच्चों स्टार्ट है 15 जून से, ठीक है। 15 जून से ये कोर्स कंटिन्यू है और आप लोग न्यू सब्सक्रिप्शन जो लेना चाहते हैं, अभी जो नए बच्चे हैं, ठीक है, जो क्लास से जुड़ना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा अवसर है उनको जुड़ने के लिए, क्योंकि समय भी है और जुड़ने की ज़रूरत भी है आप लोगों को। तो एक कंप्लीट तैयारी के लिए आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। और सब्सक्रिप्शन कैसे लेना बच्चों, इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना। मोबाइल के प्ले स्टोर में जाने के बाद जब आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे बच्चों तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज, क्विजेज कराए जाते हैं और डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। हर 3 दिन बाद डाउट क्लियरिंग सेशन होता है आपका, ठीक है। यानी कोई भी डाउट्स होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, आप अपने एजुकेटर से क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद बच्चों आपको जाना है प्लस चैनल पर, अनअकैडमी प्लस, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने कोर्स पर जाना है, यूपीएससी सीएससी, ठीक है। यूपीएससी सीएससी को बाद जो है अगला नेक्स्ट स्टेप होगा आपका गेट सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाने के बाद आपके सामने कोर्सेज ओपन हो जाएंगे कि 1 ईयर, 6 मंथ, 2 ईयर कौन सा कोर्स आपको लेना है, यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे प्रेफरेंस देते हैं 1 ईयर, 2 ईयर का, इसलिए बच्चों क्योंकि यहाँ पर एक कंप्लीट तैयारी आपकी होती है और एजुकेटर भी आपके साथ एक अच्छे प्रॉपर वे में काम कर पाता है। लेकिन जब आप बहुत कम समय के लिए कोर्स लेते हैं तो ऐसा होता है कभी कभी कि चीज़ें अधूरी रह जाती हैं, आपकी समस्त कमजोरियों पर एजुकेटर काम नहीं कर पाता है। तो आप बेहिचक जो है 1 ईयर, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए ताकि आपके साथ एक सही तरीके से काम किया जा सके। हाँ, फीस की जहाँ तक बात आती है तो 44,000 है 1 ईयर का और 64,000 बच्चों आपके 2 ईयर की फ़ी है। लेकिन उसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। 10% डिस्काउंट के लिए आपको हमारे रेफरल कोड YESKY लाइव, ये हमारा रेफरल कोड है, इसको मत भूलिएगा। इसको यूज करने के बाद ही बच्चों, इसको यूज करने के बाद ही आपको जो है हमारा लाभ मिल सकता है या आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। जब आप इस रेफरल कोड का यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तब आपकी फी हो जाएगी 39,600 और 57,600, ठीक है। तो रेफरल कोड का यूज न भूलिए। और आप जितने भी इच्छुक हैं जो वास्तव में यूपीएससी को सीरियसली देना चाह रहे हैं या स्टेट कमीशन को सीरियसली देना चाह रहे हैं, किसी भी सिविल के एग्जाम में अगर आप अपीयर होना चाहते हैं तो मेरी बात मानिए, आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। एक अच्छे वे में जो बच्चे ले चुके हैं उनके साथ काम शुरू हो गया है। आपकी वीकनेस को पहले मैं देखता हूं कि क्या वीकनेस है आप में, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है कि सभी बच्चे एक तरह से लगते हैं, लेकिन जब आप जुड़ जाते हैं डायरेक्टली, आप हमारे कांटेक्ट में होते हैं, हमारे फ़ोन से जुड़े होते हैं, हम आपको एक दूसरे से बात करते हैं, आपकी कमजोरियों को पहले देखते हैं कि क्या वीकनेस है आप में, ठीक है। हाँ, राइटिंग आपकी वीक है या आपकी फ्लुएंसी कमज़ोर है या आपकी वॉइस कमज़ोर है, यानी पर्सनालिटी में क्या डिफेक्ट आ रहा है, आपके स्टडी में क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें आपको एजुकेटर देखता है। एक व्यक्तिगत ट्यूशन की तरह ट्रीटमेंट किया जाता है बच्चों। तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए और क्यों लेना चाहिए इसको सोचिए। चीज़ें बदल चुकी हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन में अब बहुत फर्क नहीं रह गया है। ऑनलाइन भी आपको अब ऑफलाइन जैसी ही चीज़ें दे रहा है, ठीक है। तो अनअकैडमी का एक जो सबसे बड़ा अभी तक अचीवमेंट रहा है वो है कहीं न कहीं जो है इन्होंने एक विश्वसनीयता हासिल किया है। आज अगर भारत का ये सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है
तो उसके लिए अनअकैडमी का योगदान मानना पड़ेगा। इतने ज़्यादा बढ़िया माने अच्छे तरीके का सिलेक्शन देना, रैंकर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर सेलेक्ट करना और एक बेहतर रिजल्ट के माध्यम से अनअकैडमी आज आपके यहाँ नंबर 1 कैटेगरी पे खड़ी है। तो मुझे जहां तक लगता है कि आपको भी अगर रिजल्ट देना है बच्चों, आपको भी अपनी रैंक हासिल करना है, तो वो जब तक आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे, आप सभी टॉप एजुकेटर से जुड़ेंगे नहीं, आपके साथ सारे एजुकेटर्स मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे प्री की क्लासेज जो चलती रहेंगी वो आपको मिलती रहेंगी। आप अगर लेना चाहते हैं इसको बच्चों पढ़ते रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट के लिए जरूरी है कि आप पूरी तरह जुड़िए, हमारा और आपका जो संबंध हो वो पूरी तरह होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास होगी बच्चों प्रतिहारबंध। जैसा कि पिछली क्लासों में हमने आपको डिस्कस किया था, पिछली क्लासों में जो डिस्कस किया गया था उसमें हमने बात किया था पाल वंश के विषय में, ठीक है बच्चों। लाइक एंड शेयर कर दीजिए सभी लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ सकें। अभी सभी लोग आ नहीं पाए हैं, ठीक है। चलिए तो आपकी क्लास कंटिन्यू होती है और आज हम पढ़ेंगे प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश आज हम चर्चा करेंगे बच्चों, प्रतिहार वंश। तो प्रतिहार माने क्या होता है बच्चों? प्रतिहार मीन्स क्या होता है? प्रतिहार मतलब होता है द्वारपाल। प्रतिहार मतलब क्या होता है बच्चों? द्वारपाल होता है, ठीक है, यानी रक्षक। तो प्रतिहार वंश के लोग अपने आप को किस वंश से जोड़ते हैं? अपने आप को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। अपने आप का ये क्या कहते हैं बच्चों? लक्ष्मण के वंशज मानते हैं अपने को, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अक्सर कभी कभी पूछा भी है कि कौन सा वंश जो है अपने को लक्ष्मण का वंशज मानता है बच्चों, तो ये है प्रतिहार वंश, ठीक है। और जो मैंने अभी कहा है सब्सक्रिप्शन के बारे में उसको ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह से आप नुकसान में नहीं रहोगे, मेरा वादा है बच्चों, ठीक है। आप बस एक बार जुड़ के देखिए। चलिए तो आज हम चर्चा करेंगे प्रतिहार वंश। प्रतिहार मतलब क्या होता है? द्वारपाल। प्रतिहार मतलब क्या होता है? द्वारपाल, ठीक है। अब देखिए हमने दो वंशजों की चर्चा करने की बात आज किया है, एक प्रतिहार, दूसरे राष्ट्रकूट, ठीक है। और ये दोनों जो है किसके सामंत थे? दोनों बच्चों किसके सामंत थे? ये दोनों सामंत हैं किसके? वल्लभी के चालुक्य वंश के। वल्लभी के चालुक्य वंश के ये क्या है? सामंत थे। वल्लभी का जो चालुक्य वंश है जिसका शासक पुलकेशिन द्वितीय था, उसी में ये लोग क्या है? सामंत है बच्चों, उसी के सामंत थे। अब देखिए अगर आप ध्यान से इतिहास पे गौर करिए, एक मिनट अगर बच्चों आप मैप को थोड़ा सा देखिए, संक्षेप में ही हम बात करेंगे। देखिए आपको गौर करिए, जब यहां हर्ष था तो हर्ष के पतन के बाद यहां उत्तर में हर्ष था और दक्षिण में चालुक्य था, यानी बादामी का चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय। दो राजवंश सशक्त रूप में मौजूद थे। बाकी जो छोटे छोटे राज्य थे वो सब इनके क्या थे? सामंत थे। बाकी छोटे छोटे राज्य बच्चों इनके क्या थे? सामंत थे, ठीक है। उत्तर में आप देखिए जब हर्ष कमजोर हुआ तो हर्ष के कमजोर होने का फायदा कश्मीर को मिला। हर्ष के कमजोर होने का फायदा कश्मीर को मिला और यहाँ पर तीन वंश दिखाई देते हैं, उत्पल वंश, कारकोड वंश और लोहार वंश, ठीक है। बंगाल में एक नया वंश अस्तित्व में आ गया जिसे आप कहते हैं पाल वंश, ठीक है। कन्नौज में एक नया वंश अस्तित्व में आ गया जिसे आप कहते हैं आयुध वंश, ठीक है, जिसे आप कहते हैं आयुध वंश। और इन क्षेत्रों में भी अलग अलग राजवंशों की स्थापना हो गई और ये गुजरात और राजस्थान का क्षेत्र लेते हुए यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश आ गया, ठीक है, ये गुर्जर आ गए, ठीक। और यहाँ पर जब ये बीच वाला क्षेत्र खाली हुआ तो यहाँ पर राष्ट्रकूट आ गए, ठीक है बच्चों। यहाँ पर कौन आ गया? राष्ट्रकूट आ गए। नीचे कौन आ गया? पल्लव आ गए। अब इसमें अगर देखिए तो ये सब क्या है? ये नीचे वाले जो राज्य हैं गुर्जर और चालुक्य, ये दोनों
सॉरी गुर्जर और राष्ट्रकूट ये चालुक्यों के सामंत थे। ये क्या थे? ये चालुक्यों के सामंत थे बच्चों। और इधर वाले जो राज्य हैं ये कहीं न कहीं हर्ष के अधीन हुआ करते थे, ठीक, तो ये उनके सामंत हुआ करते थे। अब देखिए, जब गुर्जर प्रतिहार वंश को आप देखेंगे तो गुर्जरों के जब इन राजवंशों का पतन होगा तो एक साथ इनका भी पतन होगा। राष्ट्रकूटों का, गुर्जरों का, पालों का भी एक साथ ही आपको पतन दिखाई देगा। और आप देखेंगे कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, इस गुर्जरों के सामंत हुआ करते थे चंदेल, गढ़वाल और चौहान। तो इनके 3 सामंत थे, गढ़वाल, चौहान और चंदेल। तो जब गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन होगा तो आप देखेंगे कि 3 राजवंश इस भाग को क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे। तो राजपूतों, जिसको आप राजपूत कहते हैं, ठीक है, हालांकि राजपूतों में गुर्जर प्रतिहार भी आएंगे, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि देखेंगे एक क्रम से राज्यों का परिवर्तन आपको दिखाई देगा। तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तब बच्चों दिक्कत हो जाती है, ठीक है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों अपनी संख्या को इंक्रीज करिए थोड़ा सा, आप लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिए फटाफट जो है। दीपशिखा, रेशमा, आप लोग बच्चों शेयर कर दीजिए ग्रुप में अपने। रौनक, साउंड क्लियर है? ठीक है, चलो टेस्ट की बातें अभी यहाँ पर नहीं करना है, अभी पहले क्लास कर लेते हैं। देखिए बच्चों, अभी क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो जिस प्रतिहार वंश को आप पढ़ने चल रहे हैं, उस प्रतिहार वंश के सामंत कौन थे? गढ़वाल, चौहान और चंदेल, ठीक है, जिसमें से चौहानों की उत्पत्ति प्रतिहारों के साथ ही बताई गई है, क्योंकि चौहान भी क्या थे, ठीक है, चौहान भी बच्चों, सॉरी प्रतिहार भी क्या है, राजपूत हैं। तो चलिए हम देखते हैं। ये ध्यान रखना है आपको कि इन राज्यों का उद्भव किसके ऊपर हुआ और इनके ऊपर किसका उद्भव होगा, ठीक है। तो हर्ष के बाद जो है ये लोग सत्ता में आते हैं और इनका जब पतन होगा, प्रतिहारों का जब पतन होगा, तो इनके स्थान पर चंदेल, गढ़वाल और चौहान आएंगे, ठीक है। आगे अगला क्रम जो हमारा होगा पढ़ने का वो होगा चंदेलों का, चौहानों का, ठीक है। अब देखिए, कहते हैं कि यहाँ पर प्रतिहार वंश के बारे में जहां तक जानकारी की बात है बच्चों, प्रतिहार के बारे में, प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में कि प्रतिहार कौन थे, अगर इनके बारे में देखा जाए कि प्रतिहार कौन थे, इनकी जानकारी की बात की जाए कि इनका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो प्रतिहारों का उल्लेख जो है सामान्य रूप से सबसे पहला उल्लेख इनका 5वीं सदी में आता है। कहाँ पर आता है? 5वीं सदी में आता है। इनका उल्लेख सबसे पहले ऐहोल अभिलेख में हुआ है। ऐहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का है। ऐहोल अभिलेख में होता है जो पुलकेशिन द्वितीय का है। और आपको पता है इसी अभिलेख से ये पता चलता है कि प्रतिहार जो है बादामी के चालुक्यों के सामंत हुआ करते थे। इसके बाद वेनसांग का उल्लेख, वेनसांग कहता है, वेनसांग भी इनका उल्लेख करता है। और वेनसांग गुर्जरों को क्या कहता है? गुर्जरों को यह कुचेलो कहता है। यह गुर्जरों को क्या कहता है? कुचेलो। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, कब पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों कि कुचेलो किसने यूज किया है गुर्जरों के लिए, तो कुचेलो यूज किया है कौन? वेनसांग। अच्छा, जो इनकी राजधानी थी भीनमल, प्रारंभिक राजधानी प्रतिहारों की भीनमल हुआ करती थी। कहते हैं कि वेनसांग उस भीनमल को पीलो मोली कहता है, जो इनकी कैपिटल थी, जो राजधानी थी। अगर राजधानी की बात करें, इनकी प्रारंभिक राजधानी बच्चों इनकी भीनमल हुआ करती थी, भीनमल, ठीक, जिसको पोनीमोली कहता है, पिनोमोली, पिनोमोली कहता है कौन? वेनसांग। ठीक, और बाद में मिहिरभोज ने राजधानी बना दिया किसको? कन्नौज को। जब त्रिराष्ट्रकूट संघर्ष में नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को जीता, तो सबसे पहला शासक गुर्जर प्रतिहारों में नागभट्ट द्वितीय था बच्चों, जिसने कन्नौज को क्या किया? राजधानी बनाया। लेकिन अस्थायी रूप से राजधानी बनाने का श्रेय मिहिरभोज को जाता है। तो पहली राजधानी प्रतिहारों की भीनमल थी और द्वितीय राजधानी प्रतिहारों की बच्चों क्या है? कन्नौज है। ठीक, तो ये तो रही राजधानी की बात। और यहाँ हम बात कर रहे थे उल्लेख की, कि प्रतिहारों का उल्लेख किसने
पहली बार किया है, तो सबसे पहले उल्लेख आता है ये होल अभिलेख में, फिर वेनसांग करता है, और इसके साथ साथ बाणभट्ट भी करता है। बाणभट्ट ने अपने ग्रंथ हर्षचरित में किया है। बाणभट्ट ने अपने ग्रंथ बच्चों हर्षचरित में इनका उल्लेख किया है प्रतिहारों का, तो यहाँ भी इनका उल्लेख मिलता है। बाणभट्ट के ग्रंथ हर्षचरित में भी इनका उल्लेख आता है। और इसके साथ साथ कहा जाता है कि जो विदेशी यात्री आते हैं, तो विदेशी यात्री दो आए हैं, विदेशी यात्री दो आते हैं बच्चों, अल-मसूदी और सुलेमान, ये दो विदेशी यात्री हैं अरब के जो हिंदुस्तान में आए थे, और वो आते हैं इसी के समय, उन्होंने भी इनके बारे में उल्लेख किया है। ठीक, तो उनको देखा जाएगा स्रोत में कि कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिसके द्वारा हम प्रतिहार वंश को जान सकते हैं। तो जब स्रोत की बात आएगी तब हम उनका उल्लेख करेंगे। तो यहाँ पर हमने बात किया उल्लेख का, यानी एज अ गुर्जर, गुर्जर शब्द का उल्लेख या गुर्जर वंश का उल्लेख सबसे पहले कहाँ पर आया है, तो इन्हीं तीन चीजों में आया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी हमने उल्लेख की बात किया। ठीक, अब हम बात करते हैं उत्पत्ति की, कि ये गुर्जर थे कौन, ये आए कहाँ से, ये गुर्जर थे कौन और आए कहाँ से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए दो मत आता बच्चों, ये गुर्जर कौन थे इसके लिए दो मत है। ठीक है, कहा जाता है इतिहासकारों में इसको लेकर जो है दो मत है। गुर्जरों की उत्पत्ति को लेकर गुर्जरों की उत्पत्ति के दो मत हैं। देखिए, पहला मत है स्मिथ एवं जैक्सन का। स्मिथ एवं जैक्सन ये विदेशी इतिहासकार हैं। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जो गुर्जर हैं ये क्या है, विदेशी हैं। इन्होंने गुर्जरों को विदेशी माना है। क्या माना बच्चों, विदेशी माना है। और इसके लिए तर्क इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने तर्क ये दिया कि जब हूणों का आक्रमण हुआ था, हूण आक्रमण जब हिंदुस्तान पर हुआ तो हूण विदेशी थे, और हूणों के साथ ही यह गुर्जर जातियां जो है भारत आई थी। तो हूण आक्रमण के साथ ही ये गुज्जर जो है, ये गुर्जर हिंदुस्तान आए थे, जो हूणों के क्या थे, सहयोगी थे, और बाद में यहाँ पर इन्होंने एक वंश की क्या किया, नींव डाला। तो मूल रूप से इनके कहने का मतलब है कि क्योंकि देखिए हूणों को भी भारतीय शास्त्रकारों ने मलेच्छ माना है। ठीक, लेकिन अगर हम गुर्जरों की बात करें तो भारतीय शास्त्रकारों में गुर्जरों को ब्राह्मण माना गया है, जबकि वेनसांग गुर्जरों को क्षत्रिय कहता है। तो क्षत्रिय कहने के पीछे क्या आधार है उसकी बात हम अभी करेंगे, क्योंकि गुर्जर राजपूतों में आते हैं जिनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है वशिष्ठ के, जिसमें 4 राजपूतों की उत्पत्ति होती है बच्चों, परमार, चौहान, गुर्जर और चालुक्य। तो ये 4 जो राजपूत उत्पन्न हुए थे उसमें से एक आपके क्या थे, प्रतिहार भी थे, जिसकी वजह से वेनसांग जो है इनको क्षत्रिय बताता है। जबकि यहाँ पर जो है इन लोगों ने विदेशी कॉन्सेप्ट जो दिया है उसके पीछे कहने का इनका तर्क है कि हूण आक्रमण के साथ ये गुर्जर हिंदुस्तान में आए थे, और बाद में इन लोगों ने ही यहाँ पर एक वंश की क्या किया, नींव डाला। तो अगर हम इनकी बात को एक्सेप्ट कर लें या मान लें तो इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। तर्क ये नहीं है कि अगर ये गुर्जर हूणों के सहयोगी होते तो इनका जो पुराना इतिहास है वो सुरक्षित होना चाहिए था। जैसे हूणों का जो प्राचीन इतिहास है बच्चों वो कहीं न कहीं उपलब्ध है, लेकिन गुर्जरों का कोई प्राचीन इतिहास नहीं है, गुर्जरों का कोई प्राचीन इतिहास उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस मत को स्वीकार करना उचित नहीं है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, भारतीय शास्त्रकारों और लेखकों ने कहीं भी गुर्जरों को विदेशी स्वीकार नहीं किया है। जो इनके समकालीन लेखक थे उन्होंने भी कहीं भी इनको विदेशी स्वीकार नहीं किया है। ठीक, अच्छा, अब आइए जरा भारतीय मत, देशी मत जिसको कहते हैं, भारतीय मत में कौन कौन से लोग हैं। भारतीय मत में जीएस ओझा हैं, दशरथ ओझा हैं, यस्सी राय चौधरी हैं, इन लोगों का कहना है कि ये जो गुर्जर थे बच्चों ये क्या है, ये भारतीय हैं। इन लोगों का मानना है कि गुर्जर क्या है, भारतीय हैं।
ठीक। और इसके पीछे इन्होंने जो तर्क दिया है, तर्क ये है, इनका कहना है कि जो गुर्जर नाम आ रहा है, ये जो गुर्जर नाम आ रहा है बच्चों, ये गुर्जर जो है एक भौगोलिक क्षेत्र है, ये एक भूभाग का नाम है। इन्होंने गुर्जर को एक भौगोलिक क्षेत्र बताया है, इन्होंने गुर्जरों को क्या बताया है, एक भौगोलिक क्षेत्र बताया है। ठीक, तो ये दो मत आपके सामने उभर कर आते हैं बच्चों। ठीक है, इन दोनों मतों को अगर आप देखें तो कहा जाता है कि इनके अनुसार जो है, इनके अनुसार ज़्यादा एथेंटिसिटी यही है कि ये मूल रूप से क्या थे, भारतीय थे। ठीक है, एक मिनट बच्चों, ठीक है। तो इन्होंने भौगोलिक आधार पर इनको क्या बताया है, भारतीय बताया है। ठीक है, देखिए इसमें सीबी वैद्य भी है, एक नाम इसमें और जोड़ लीजिए, सीबी वैद्य। इन लोगों ने इनके भारतीय होने का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो रही उत्पत्ति की बात। तो उत्पत्ति के तौर पर अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि राजपूतों की उत्पत्ति का कॉन्सेप्ट भी यहीं पर आता है, और 700 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी का जो ड्यूरेशन है, ये राजपूतों के नाम से जाना जाता है, ये राजपूत काल के नाम से जाना जाता है बच्चों, ये भी जानते रहिए, ये राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। ठीक, राजपूत काल के नाम से इसको जानते हैं। और अगर राजपूत अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है, अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है। इन राजपूतों में 4 राजपूत हैं, एक चौहान, चालुक्य, प्रतिहार और परमार। प्रतिहार और लाइट आगे बच्चों जो है, प्रतिहार और परमार, ये 4 राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है। ठीक है, ठीक। अब ये देखिए, ये मेंस में बताया जाता है कि आखिर इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कि राजपूतों की उत्पत्ति का क्या मतलब था, क्यों ऐसा किया गया, क्यों अग्निकुंड से बताया गया। ये सारी कहानियों का यहाँ कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है बच्चों। बाकी जो है आपको देखिए, तो यहाँ पर इसको डिटेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी संख्या आप लोग बढ़ाते चलिए बच्चों, लाइक एंड शेयर करते रहिए कम से कम। हाँ, एक सूचना मैं आप लोगों को दे दूं बच्चों। ठीक है, जितने लोग हमें देख रहे हैं या हमको समझ रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। हमने 2 चीज़ों पर काम करने का विचार किया है। एक तो ये कि प्री के एग्ज़ाम चूँकि सामने आ चुके हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम की डेट भी घोषित हो चुकी है, और आपकी यूपी स्टेट का जो एग्ज़ाम है पीसीएस का, उसकी डेट भी आ चुकी है। तो दोनों डेटों को ध्यान में रखते हुए एक प्रैक्टिस सेशन हम चूँकि सैटरडे संडे को कंटिन्यू किए हैं, जहाँ पर सब्जेक्ट की अभी प्रैक्टिस हमने कराया 2 दिन, आज और पिछले सैटरडे को। लेकिन एक करंट का शेड्यूल हम लाना चाह रहे हैं आप लोगों के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और वहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने हमारी करंट की क्लास को पढ़ा, ठीक, उसका कोई शुल्क नहीं है। ठीक है, डरिए मत आप लोग, कोई शुल्क नहीं है उसका। करंट की क्लास जो होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और मे भी जहाँ तक मुझे उम्मीद है, दावा तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन आप मान के चलिए कि 80% क्वेश्चन आपके लड़ेंगे ही लड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक बड़ा अनुभव रहा है करंट को लेकर, पिछले कई सालों से मैं करंट के क्षेत्र में काम किया हूँ, तो उसका एक बड़ा लंबा अनुभव है, और अनुभव ही कहीं न कहीं काम करता है। जब आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं तो क्लास तो साल भर करते नहीं, लेकिन 5 क्वेश्चन को गेस करते हो ना, तो वो गेस जो होता है, चाहे टीचर करता है तो अनुभव से ही करता है, वही चीज़ यहाँ भी काम करती है। तो उस क्लास को मत मिस करिएगा। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि कल से सैटरडे, कल मंडे है, प्लस चैनल पर, यानी यूपीएससी सीएससी का जो चैनल है, प्लस चैनल पर जाकर स्पेशल क्लास आप लोग ज्वाइन करिए। ठीक है, स्पेशल क्लासें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास वहाँ पर ला रहा हूँ, वर्ड हिस्ट्री के कुछ क्लासें लाऊंगा। ठीक है, और जितने आपके इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं, जितने बर्निंग इशूज़ हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पर आप जाकर जुड़ सकते हैं। उसकी क्लास की टाइमिंग होगी 2 बजे। ठीक है, 2 से 3, तो वो स्पेशल क्लासेज हैं। ठीक है, जो आपको अल्टरनेट करके मिलेंगी, आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, वहाँ पर कम से कम हमको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जान पाओगे। आप
किसी भी नॉलेज की डेप्थ को पकड़ पाओगे। इतने दिनों से मैं आपसे कह रहा हूं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, ठीक है, ठीक है, तो क्यों कह रहा हूं, इस चीज को आप समझ पाओगे वहां पे जाके। और दूसरी चीज ये कि बाकी ये क्लास आपकी है, ये एक क्लास आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, पढ़ते रहिए बच्चों। वो दो चीजें आप मिस मत करिएगा। करंट की क्लास में भी इसी सप्ताह में आपके लिए शेड्यूल करूंगा, और स्पेशल क्लास जो है कल आपकी 2 बजे होगी, ठीक है। कोई भी टॉपिक होगा, टॉपिक आपको पता चल जाएगा, तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर जाके आप जो है क्लास अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए, तो यहां पर हम गुर्जर प्रतिहार वंश की बात कर रहे हैं बच्चों। अब बात आती है कि इनके बारे में जानकारी का स्रोत क्या है। गुर्जर प्रतिहार वंश के विषय में जानकारी का स्रोत क्या है। गुर्जर प्रतिहार वंश के विषय में जानकारी का स्रोत कहां से आपको पता चलता है। देखिए 2 अभिलेख हैं। अभिलेखों में कौन कौन से अभिलेख बच्चों? 2 स्क्रिप्ट हैं, बेहद महत्वपूर्ण है दोनों स्क्रिप्ट। एक संजनपुर अभिलेख, सॉरी संजनपुर नहीं, मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख, मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इनकी वंशावली मिलती है, इसी अभिलेख में इनकी वंशावली प्राप्त होती है बच्चों, इसी अभिलेख में इनकी वंशावली प्राप्त होती है। और एक अभिलेख है जिसका नाम है, कहते हैं कि उस अभिलेख का नाम हम भी भूल जाते हैं अक्सर जो है, उसका नाम है बच्चों, बड़ा अटपटा नाम है, ठीक है। अभी याद आ जाएगा तो आपको बता दूंगा, ठीक, अभी रिमाइंड नहीं हो रहा है, ठीक। तो ये एक अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक साहित्य की बात आती है, तो साहित्य में अगर आप देखें तो कहा जाता है कि महिपाल के दरबार में रहा करते थे कौन? राजशेखर। राजशेखर, राजशेखर की रचनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। राजशेखर की रचना कौन कौन सी महत्वपूर्ण है बच्चों? काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, विदिशाल भज्जिका, विदिशाल भज्जिका, बाल रामायण, बाल रामायण है। तो इनकी बहुत सारी किताबें, लेकिन जो महत्वपूर्ण है खास तौर से प्रतिहारों के लिए, उसको हमने आपके सामने लिख दिया है। ये राजशेखर की कुछ महत्वपूर्ण किताबें बच्चों जो बार बार पूछी जाती हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है एक और लेखक है जिनका नाम है, ठीक है, जिनका नाम है बच्चों कल्हड़। कल्हड़ का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है राजतरंगिणी, उससे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। कल्हड़ की पुस्तक है राजतरंगिणी, राजतरंगिणी, ठीक। और आप जानते हैं स्पेशली राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास है, लेकिन कुछ जानकारी हमको प्रतिहारों के विषय में भी प्राप्त होती है। और एक ग्रंथ है जयानक का पृथ्वीराज विजय, जयानक, इन्होंने लिखा था पृथ्वीराज विजय। वैसे तो इसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन प्रतिहारों के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये ग्रंथ हैं साहित्य जिनसे हमें प्रतिहारों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है बच्चों। देखिए ये पुरातात्विक अभिलेख में आ जाएगा, ये साहित्यिक अभिलेख में आएगा, ठीक। और विदेशी यात्रियों की अगर हम बात करें कि विदेशी यात्रियों में कौन कौन आएगा, तो 2 विदेशी यात्री बेहद महत्वपूर्ण हैं। एक है सुलेमान, एक है सुलेमान और दूसरा है अल मसूदी, दूसरा है अल मसूदी। तो ये 2 विदेशी यात्री हैं जो हमें इनके बारे में जानकारी देते हैं बच्चों। तो इनके नाम को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, इनके नाम को आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए कहते हैं अल मसूदी जो है गुर्जर प्रतिहारों को अल-जुज्र कहता है। क्या कहता है? अल-जुज्र, अल-जुज्र कहता है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए ये अल मसूदी जो है बच्चों, ये गुर्जर प्रतिहार वंश को क्या कहता है? अल-जुज्र,
अल जुज्र कहता है, ठीक है, अल जुज्र कहता है। चलिए, ये तो हो गए रिसोर्सेज यानी स्रोत जिनके द्वारा हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं गुर्जरों के बारे में, ठीक है। तो ये स्रोत है, साहित्य की बात हो गई, अभिलेखों की बात हो गई और विदेशी यात्रियों की बात हो गई। ये विदेशी यात्री भी बहुत पूछे जाते हैं कि किसके दरबार में आए थे, क्या आए थे, क्यों आए थे, इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, उसके बारे में भी जानकारी की जाएगी कि इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, ठीक। अगर देखिए कहा जाता है बच्चों, अल मसूदी की बात करें हम तो ये महिपाल प्रथम के दरबार में आया था। इसी महिपाल प्रथम के दरबार में पंपा भी रहता था। पंपा कन्नड़ लेखक है, ठीक है, दक्षिण भारत का था, वो इन्हीं के दरबार में रहता था जिन्होंने गुर्जर राज की संज्ञा दिया था महिपाल को। तो अल मसूदी महिपाल के दरबार में थे। सुलेमान किसी के दरबार में नहीं था। सुलेमान बेसिकली आया था पालों के समय, लेकिन वह इनके समय की जानकारी भी देता है। तो ये सुलेमान मिहिर भोज के समकालीन है, ठीक। और मिहिर सुलेमान के बाद ड्यूरेशन आता है अल मसूदी का, ये भी ध्यान रखिएगा। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जाता है इब्न खुर्दादब, सुलेमान और अल मसूदी में, तो ये ध्यान रखिएगा। सुलेमान अल मसूदी से पहले है, अल मसूदी सुलेमान से बाद है। अल मसूदी 10वीं सदी ईस्वी में आया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए, तो अब बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की बच्चों। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? ठीक, इसका संस्थापक है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम संस्थापक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक इसका कौन है? वास्तविक संस्थापक बच्चों इसका कौन है? वास्तविक संस्थापक हैं वत्सराज। वास्तविक संस्थापक वत्सराज, यानी कहने का मतलब है कि वत्सराज के समय प्रशासन, न्याय प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी यानी अर्थव्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था, इन सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए इसे हम वास्तविक संस्थापक कह रहे हैं, ठीक। लेकिन जहाँ तक नागभट्ट प्रथम की बात है, तो नागभट्ट प्रथम को हम संस्थापक कहते हैं इसलिए क्योंकि सामंत की अवस्था से स्वतंत्र अवस्था में गुर्जरों को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? नागभट्ट प्रथम को दिया जाता है, ठीक है। नागभट्ट प्रथम को जो है हम म्लेच्छों का विनाशक कहते हैं। किसका विनाशक कहते हैं? म्लेच्छों का विनाशक। इसकी उपाधि है किसकी? नागभट्ट प्रथम की। इसे हम म्लेच्छों, अब यहां पर म्लेच्छों शब्द किसके लिए आया है? म्लेच्छों का विनाशक कहा गया है। म्लेच्छों का विनाशक कहा गया बच्चों। तो ये म्लेच्छ शब्द यहां किसके लिए आया है? देखिए, सामान्यतः भारतीय शास्त्रों में म्लेच्छ जो है हूणों को कहा गया है, लेकिन यहां पर म्लेच्छ जो है तुर्कों के लिए है, अरबों के लिए, ठीक। तो ये कहा जाता है कि अरब शासक जुनैद को इसने क्या किया था? पराजित किया था। नागभट्ट प्रथम जो है अरब शासक जुनैद को इसने क्या किया था? पराजित किया था, जो उस समय के सिंध क्षेत्र पर इसने हमला किया था। अब देखिए, कहा जाता है कि नागभट्ट प्रथम ये सामंत था किसका? चालुक्य वंश का, यानी बादामी के जो चालुक्य थे, जिसमें आपको पुलकेशिन द्वितीय था जो हर्ष को हराया था, उसी का सामंत हुआ करते थे, उसी वंश के ये नागभट्ट द्वितीय। कहा जाता है कि विक्रमादित्य द्वितीय जब चालुक्य वंश का शासक था, उसने पल्लव वंश पर दक्षिण में 2 बार आक्रमण किया था। राष्ट्रकूटों पर भी वो आक्रमण किया। उसी आक्रमण में ये क्या किया था? भाग लिया था। और कहा जाता है उस आक्रमण के बाद चालुक्य क्या हो गए? कमजोर पड़ गए। तो कमजोर पड़ने का लाभ जो है इन सामंतों ने क्या किया? उठाया, और इन्होंने अपने भूभाग को, जहां के ये सामंत थे, जो भूभाग इनको मिला हुआ था प्रशासन करने के लिए, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, उसका इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। जैसा कि हम पहले भी आपको बताए हैं बच्चों कि जो सामंती चरण था वह हर्ष के समय सबसे चरम बिंदु पर दिखाई देता है। और सामंतवाद जो है मूल रूप से भूभाग के माने भूमि के अनुदान के द्वारा शुरू होता है। भूमिदान की जो प्रक्रिया भारत में सातवाहनों के समय से शुरू हुई, उसी प्रक्रिया का विकसित परिणाम था सामंतवाद। सामंतवाद में जैसे आप देखेंगे, गुप्तों के पतन के बाद जब तक हर्ष था तो एक मजबूत केंद्रीय राजा हुआ करता था। जो भूभाग दिया जाता था उस भूभाग पर केवल रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ
कि जो भूभाग भूमिदान दिया जाता था उस पे रेवेन्यू कलेक्शन के साथ साथ यानी रेवेन्यू प्रशासन के साथ साथ प्रशासनिक अधिकार भी दे दिए गए, दांडिक अधिकार भी दे दिए गए, न्यायिक अधिकार भी दे दिए गए। तो ऐसी स्थिति में जब ये सारे अधिकार उस भूभाग के उस राजा को दे दिए गए, यानी उस भूभाग पर उस लैंड पर रहने वाली जनता के सारे निर्णय वह स्वयं करता था जिसको वह भूभाग दिया गया होता था। तो ऐसी कंडीशन में जब राजा कमजोर हुआ, जब केंद्रीय राजा कमजोर हुआ, तो ये लोग अपने आप को क्या किए, स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित किए। और स्वतंत्र शासक जब कोई बनता था तो महाराजा धीराज की टाइटल ग्रहण करता था, और जब वो सामंत होता था बच्चों तो वह बच्चों केवल महाराज की उपाधि धारण करता था। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम अगर नागभट्ट प्रथम की उपलब्धियों को देखें तो इनके समय हमें कोई खास उपलब्धि नहीं दिखाई देती। हाँ, इतना जरूर है कि इन्होंने गुर्जर प्रतिहार को एक स्वतंत्र अस्तित्व में क्या किया, लाया। ठीक, और भीनमल को इन्होंने राजधानी बनाया था। राजधानी इनके समय क्या थी बच्चों, भीनमल, राजधानी थी भीनमल, भीनमल राजधानी थी। अब देखिए, कहा जाता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश में वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको, वत्सराज को। ठीक है, वत्सराज, क्योंकि साम्राज्य विस्तार की संकल्पना इन्हीं माने वत्सराज के समय से प्रारंभ होती है। तो वत्सराज के समय से राज्य विस्तार की संकल्पना शुरू होती बच्चों, इनके समय से राज्य विस्तार की संकल्पना शुरू होती है। अब देखिए, वत्सराज के समय ही सबसे पहले त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ होता है। त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ और इस त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 लोग शामिल थे। पहले आप पढ़ चुके हैं कल, इसमें गुर्जर शामिल थे, गुर्जर शामिल हैं, पाल वंश के लोग शामिल हैं और राष्ट्रकूट वंश शामिल है। 3 वंश इसमें शामिल है बच्चों, 3 वंश शामिल हैं। और ये संघर्ष किसके लिए है, कन्नौज के लिए है। ठीक है, क्योंकि कन्नौज के महत्व को हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया है कि कन्नौज के लिए क्यों है। इसकी शुरुआत कौन करता है, वत्सराज करता है, जो गुर्जरों का राजा बना, इसने शुरू किया और यहाँ पर कन्नौज पर अधिकार किया। हराया किसको, पाल शासक धर्मपाल को। लेकिन इसी समय राष्ट्रकूट वंश के राजा ध्रुव ने पराजित कर दिया किसको, वत्सराज को। तो वत्सराज एक तरफ जीतता भी है और एक तरफ हारता भी है। ठीक है, और जैसे ही राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने वत्सराज को पराजित किया, इस कमजोरी का फायदा पाल शासक धर्मपाल ने भी लिया और धर्मपाल पुनः जो है कन्नौज पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। तो कहने का मतलब है कि वत्सराज ने जो साम्राज्य विस्तार की संकल्पना को जन्म दिया, उस संकल्पना ने कहीं न कहीं उत्तर भारत में एक राजनीतिक संघर्ष के बीज को बो दिया, एक राजनीतिक संघर्ष की संकल्पना को प्रारंभ कर दिया। ठीक, उसमें जिसमें 3 लोग शामिल हुए, गुर्जर, पाल और राष्ट्रकूट। हालांकि जिस लिए संघर्ष शुरू हुआ था, यानी कन्नौज के लिए जो संघर्ष शुरू हुआ था बच्चों, वो अंततः किसके हक में जाएगा, गुर्जर प्रतिहारों के हक में ही जाएगा। ठीक है, और एक चीज कहा जाता है, इसी वत्सराज के समय जो चौहान थे बच्चों, वो सामंत बने किसके, प्रतिहारों के। इसी के समय माने वत्सराज ने ही अपने समय चौहानों को अपना क्या बनाया था, सामंत बनाया था। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो अब यही जब गुर्जर प्रतिहार बच्चों कमजोर होंगे तो ये चौहान जो है अपने आप को एक स्वतंत्र शासक के रूप में क्या करेंगे, घोषित करेंगे। ठीक, अच्छा, धर्मपाल से जो युद्ध होगा इसका, उस युद्ध को मुंगेर का युद्ध कहा जाएगा। कौन सा युद्ध, मुंगेर का युद्ध। मुंगेर का युद्ध। ठीक, इस युद्ध को आप ध्यान रखिएगा। वत्सराज के विषय में कहा जाता है कि यह अपने समय गुर्जर प्रतिहार राज्य की सीमा को समुद्र तक विस्तारित कर दिया था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने आंध्र, सिंध और विदर्भ, देखिए 3-4 क्षेत्रों का नाम लिया गया है, आंध्र, सिंध, विदर्भ और कलिंग को जीता। तो कलिंग के बारे में तो आपको पता है कि कलिंग को जीता था। आंध्र क्षेत्र को अगर जीतेगा तो इसके राज्य की सीमा कहीं न कहीं समुद्र से टकराएगी
और सिंध को जीतेगा तो इसके राज्य की सीमा पश्चिमी क्षेत्र से यानी पहाड़ों से टकराएगी या सिंध नदी से टकराएगी। और विदर्भ आपके दक्षिण में है बच्चों, महाराष्ट्र का दक्षिणी सेक्शन जो है वो विदर्भ है आपका। अब आप देखिए, यानी कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं वत्सराज अपने समय गुर्जर प्रतिहारों की सीमा को क्या करता है, विस्तारित करता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो आपको बताऊं बच्चों, ठीक है, कहते हैं कि वत्सराज ने ही जो नींव डाला, जिस नींव की स्थापना वत्सराज ने किया, उसको आगे ले जाने का काम किसने किया, नागभट्ट द्वितीय ने किया, ठीक है। नागभट्ट द्वितीय के बारे में भी कहा जाता है कि नागभट्ट द्वितीय ने इन क्षेत्रों को पुनः क्या किया, जीता, विदर्भ, सिंध और आंध्र क्षेत्र को। तो इसका मतलब हुआ कि ये क्षेत्र बीच में क्या हो गए होंगे, स्वतंत्र हो गए होंगे, ठीक है। ये माने ये जो है बीच में क्या हो गए थे, स्वतंत्र हो गए। एक गलती हो गई बच्चों, एक गलती ये हो गई कि ये जो चौहान है, ये चौहान नागभट्ट द्वितीय के समय सामंत बनते हैं, वत्सराज के समय नहीं, ये नागभट्ट द्वितीय के समय सामंत बनते हैं, ठीक। और नागभट्ट के विषय में सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, कहा जाता है कि नागभट्ट द्वितीय ने ही कन्नौज पर पहली बार अधिकार किया और कन्नौज को राजधानी बनाया। जैसे दो बातें ध्यान रखिएगा, और दो से ही प्रश्न बनेगा, ज्यादा चीजें जानना जरूरी नहीं है, दो प्रश्न बन सकते हैं। किससे, नागभट्ट द्वितीय से, नागभट्ट द्वितीय से बसों दो क्वेश्चन बनेगा। एक, कन्नौज पर अधिकार, कन्नौज पर अधिकार एवं राजधानी बनाना, यानी कन्नौज को पूरी तरह कौन जीता और इसे पहली बार राजधानी कौन बनाया, तो नागभट्ट द्वितीय ने बनाया। दूसरा, गंगा में समाधि किसने ली, गंगा में समाधि किसने ली, तो गंगा में समाधि लिया था किसने, नागभट्ट द्वितीय ने। ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे बच्चों देखिए, गंगा में संगम पर आप कभी आएंगे, प्रयागराज में संगम है, आप जानते होंगे सभी लोग। यहाँ पे यमुना में एक कल्प वृक्ष जो है, आगरा जो अकबर ने किला बनाया है, उस किले से लटकता है यमुना के पानी की तरफ। और एक कहावत थी कि उस कल्प वृक्ष से जो नीचे यमुना में कूदता है, यानी जो वहाँ पर अपने मने प्राण को त्यागता है, वो सीधे स्वर्ग जाता है, ठीक है। तो आपको पता होगा, सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन और एक शासक थे आपके परमार वंश के, दो लोगों ने, और एक आपके राष्ट्रकूटों में भी हैं, अभी नाम एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि एक परंपरा ये थी कि कल्प वृक्ष से यमुना में जो कूदता है वो सीधे कहाँ जाता है, स्वर्ग जाता है, ठीक है। तो उस ऐसा कई राजाओं ने किया है, लेकिन यहाँ पर गंगा में समाधि की बात है, तो गंगा में समाधि बच्चों नागभट्ट द्वितीय ने लिया था, ठीक है। अब देखिए, कहा जाता है इसके बाद जो अगला शासक आता है वो है बच्चों, दो शासक हुए, एक रामभद्र और मिहिर भोज, ठीक। तो ये दोनों उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे, लेकिन इसमें मिहिर भोज को अलबौरा कहा है किसने, सुलेमान ने अलबौरा कहा है बच्चों, सॉरी अलमसूदी ने अलबौरा कहा है। ये पूछा जाता है कि अलबौरा किसने कहा है, तो अलमसूदी ने कहा है। इसके बाद एक शासक बनता है महेंद्रपाल, महेंद्रपाल फर्स्ट। महेंद्रपाल फर्स्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसकी देखिए महेंद्रपाल को, महेंद्रपाल की उपाधियां कई बार पूछी गई हैं आपके एग्जाम में। महेंद्रपाल की उपाधियों की अगर बात करें तो महेंद्रपाल को जो है निर्भय राज की उपाधि दी गई है। महेंद्रपाल ये प्रतिहारों का महत्वपूर्ण शासक है महेंद्रपाल, इसे हम निर्भय राज कहते हैं, निर्भय राज इसकी उपाधि है बच्चों, निर्भय राज। निर्भय राज का क्या मतलब है, यानी ऐसा राज्य जिसके समय जनता क्या हो, निर्भीक हो, माने जनता डरी हुई ना हो, यानी जिसका राज्य जो है राजनीतिक रूप से क्या हो, मजबूत हो। इसके अतिरिक्त इनको एक टाइटल और दी गई है, सकल कला निलय, सकल कला निलय, ये भी इन्हीं की टाइटल है, सकल कला निलय। इसको आपको याद रखना है, ये टाइटल आपको याद रखना है। इनके दो नाम जो है स्पेशली विदेशी यात्रियों के द्वारा दिए गए हैं, जैसे रघुकुल तिलक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रघुकुल तिलक और रघुग्रामणी, ये दो टाइटल इनकी और हैं। रघुकुल तिलक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, रघुकुल तिलक, और रघुग्रामणी,
ये 4 उपाधियां हैं किसकी? महेंद्रपाल की। ठीक है, इन्हें रघुकुल तिलक, रघु ग्रामणी, ये टाइटल बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये निर्भय राज, ये 2 उपाधियां इनकी जरूर याद रखिएगा। ठीक, अच्छा, दूसरी बात है, कहा जाता है कि इनके बारे में कहा गया है कि इनकी सेना जो, इनका राज्य जो है हिमालय से बिंद तक, हिमालय से बिंद माने कश्मीर से लेके बिंद की श्रेणी माने पूरा उत्तर भारत, और पूरब से पश्चिम, ये देखिए इनके राज्य के बारे में कहा गया है कि इनके राज्य की जो सीमाएं थी, देखिए इनका राज्य मतलब यहां से यहां तक ये बिंद की श्रेणी है। ठीक, और कहा गया है कि पूरब में समुद्र तक और पश्चिम में भी समुद्र तक, यानी पूरा समस्त उत्तर भारत किसके समय जो है प्रतिहारों के अधीन आया? तो महेंद्रपाल के समय। इनके संदर्भ में कहा गया कि इनके राज्य की उत्तरी सीमा हिमालय और दक्षिणी सीमा बिंद तक, पश्चिमी सीमा समुद्र को छूती थी और पूर्वी सीमा समुद्र को छूती थी। तो इसका मतलब ये गुजरात से लेकर, ये गुजरात भी प्रतिहारों के अधीन है, गुजरात से लेकर बंगाल के खाड़ी तक जो है इनका क्षेत्रफल कहीं न कहीं क्या है? फैला हुआ था। तो एक बृहद राज्य का निर्माण इनके समय हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए कहते हैं कि महेंद्रपाल के दरबार में कुछ समय के लिए राजशेखर जो एक महान कवि था, जो इनका राजकवि और राजगुरु भी था, इनके समय कुछ समय के लिए वो रहा है। और जो 2 उपाधियों की चर्चा हमने किया, रघुकुल तिलक और रघु ग्रामणी, वो दोनों उपाधियां इसी राजशेखर के द्वारा ही दी गई हैं। ये नीचे की 2 उपाधियां बच्चों, ये किसके द्वारा दी गई हैं? राजशेखर, कवि राजशेखर, बेहद फेमस लेखक है बच्चों। ये इनके राजकवि और राजगुरु दोनों पदों पर था, यानी दोहरे पद की संकल्पना इस समय विद्यमान थी, राजकवि और राजगुरु। ठीक है, इसकी किताबों की चर्चा हमने अभी कर दिया। ठीक है, किताबें इनकी आपको बता चुका हूं मैं। तो ये इन्हीं के दरबार में रहा करते थे, लेकिन आगे चलकर कहा जाता है कि महिपाल के दरबार में भी ये रहे। ठीक है, जो अगला शासक महिपाल प्रथम आया उसके समय भी ये उसके दरबार में थे राजशेखर। तो दोनों के नाम आप याद रखिएगा। हाँ, दोनों अगर दिया हो विकल्प में तो आप किसको चुनेंगे? आप चुनेंगे किसको बच्चों? महिपाल को। अगर दोनों नाम आपके सामने दिए गए हैं तो आप महिपाल प्रथम का चुनाव करेंगे। जैसे पूछ लिया जाए कि राजशेखर किसके दरबार में रहता था, तो राजशेखर, आप महिपाल आंसर लगाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, महिपाल के दरबार में 2 विद्वान थे, एक कर्नाटक का पंपा जो कन्नड़ लेखक हुआ करता था, और दूसरा आपका जो है राजशेखर, दूसरा है बच्चों राजशेखर। ये दोनों विद्वान इसी के दरबार में रहा करते थे। कहते हैं कि पंपा जो है महिपाल को क्या कहता है? पंपा महिपाल को गुर्जर राज कहता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये गुर्जर राज उपाधि किसकी है बच्चों, तो गुर्जर राज उपाधि जो है किसकी है? महिपाल प्रथम की है। और ये किसके द्वारा दिया गया है? पंपा के द्वारा दिया गया है। जबकि आपके राजशेखर साहब इन्हें क्या नाम देते हैं? कहा जाता है कि राजशेखर जो है महिपाल प्रथम को रघुवंश मुक्तामणि कहता है। रघुवंश मुक्तामणि ये महिपाल के संदर्भ में आया हुआ है। ठीक है, रघुवंश मुक्तामणि ये नाम दिया गया है किसका? महिपाल प्रथम का। ठीक बच्चों, अच्छा, इन्हीं के दरबार में अल-मसूदी आता है जो विदेशी यात्री है, महिपाल के समय आता है, और इस समय के समाज का विवरण वो देता है। इनकी सैन्य व्यवस्था की मजबूती को वो दर्शाता है। कहता है कि इनकी सेना जो है लगभग 7 लाख से 9 लाख है, जो चारों दिशाओं में क्या है? बटी हुई है। इनकी एक मजबूत और विशाल सेना का विवरण देने वाला विदेशी यात्री कौन है बच्चों? अल-मसूदी। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि कौन जो है इनको बौरा भी कहता है। महिपाल प्रथम को अल-मसूदी ने बौरा भी कहा है, बौरा, इनको बौरा कहता है। ठीक है, चूंकि ये अरबी शब्द है बच्चों। और इनकी सेना का विवरण देने वाला विदेशी यात्री कौन है? अल-मसूदी है, जिसने 7 से 9 लाख संख्या बताई है। किसने? प्रतिहारों की। प्रतिहारों की संख्या सेना की कितनी बताई गई है? 7 से 9 लाख सेना बताई गई है। जो हालांकि ये सब चीजें पूछी नहीं जाती हैं, हमने पहले ही आपको बता दिया है कि ज्यादातर जो प्रश्न यहाँ से आते बच्चों वो आपके सामाजिक और कल्चर से आते हैं या साहित्य से पूछेगा। आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री यहाँ से नहीं पूछेगा, और ना तो ऐसी राजनीतिक कोई उपलब्धि लोगों की रही है जो पूछी जा सके। तो उस पर बहुत फोकस मत करिएगा कि कौन किस क्षेत्र को जीता। क्षेत्र यहाँ जीते जाते थे और वह क्षेत्र फिर से पुनः स्वतंत्र हो जाते थे, तो उसकी बहुत जरूरत नहीं है कि आप ये रटें कि नहीं मुंगेर का युद्ध किससे लड़ा गया। तो इस चीज को नहीं ध्यान देना है। हाँ, 2-3 चीजों को आप जरूर ध्यान रखिएगा, एक टाइटल, दूसरा लेखक, तीसरा उनकी लिटरेचर साहित्य। ठीक है, ये 3-4 चीजें आप जरूर ध्यान रखिएगा।
तो प्रतिहार वंश में यही 3 4 5 ऐसे शासक हैं जिनकी चर्चा हमने किया, जिनके योगदान को इतिहास में महत्व दिया गया है या जिनके बारे में कभी कभी पूछा जाता है। ठीक, तो इन्हीं का, अच्छा एक चीज और आप जान लीजिए, महिपाल प्रथम का ही एक अभिलेख है, सास बहु अभिलेख, इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है, थोड़ा सा अजीब नाम है, इन्हीं का अभिलेख है सास बहु अभिलेख। महिपाल प्रथम का है बच्चों सास बहु अभिलेख, ये इन्हीं का अभिलेख है, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है कभी पूछ ही ले, तो का नाम थोड़ा सा कभी कभी अटपटे टाइप के नाम होते हैं जो आपको आश्चर्य में डाल दें। एग्जाम में इस तरह के प्रश्न भी डाल दिए जाते हैं कि जो आपको आश्चर्य में डालें। ठीक, अगर आप इनकी बात देखिएगा, महिपाल प्रथम के बाद जो राजा आते हैं वो एकदम नगण्य हैं, उनका कोई राजनीतिक उल्लेख या राजनीतिक उपलब्धि नहीं रही है। जैसे महेंद्रपाल द्वितीय आता है, जैसे विजयपाल आता है, विजयपाल के बाद राज्यपाल। हाँ, राज्यपाल का महत्व तो आपको बता दें, राज्यपाल जब शासक बनेगा, राज्यपाल, तो बच्चों ये राज्यपाल जिस समय प्रतिहारों में राजा थे उसी समय आपको याद होगा, यानी इनकी राजधानी कहाँ थी, कन्नौज। तो इन्हीं के समय कन्नौज पर हमला किया था कौन, मोहम्मद गजनवी। इन्हीं के समय मोहम्मद गजनवी हमला करता है। ठीक, और जब मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर हमला किया तो कहा जाता है कि कन्नौज और मथुरा के मंदिरों को वो लूटा भी था, और यह राज्यपाल कन्नौज को छोड़कर भाग जाता है। ठीक है, ये कन्नौज को छोड़कर क्या हुआ, भाग गया। और जब भाग गया तो उस समय चंदेल वंश में, कहा जाता है चंदेल वंश की स्वतंत्र सत्ता बन चुकी थी, और चंदेल वंश का राजा उस समय था बच्चों विद्याधर। चंदेल वंश का राजा था विद्याधर, जो उस समय तत्कालीन समय में सबसे योग्य शासक माना जा सकता है। विद्याधर उस समय का सबसे योग्य शासक माना जा सकता है। विद्याधर, कहा जाता है कि विद्याधर जो है इससे क्रोधित हुआ और राज्यपाल की हत्या करवा देता है, और इनकी सत्ता दे देता है किसको, त्रिलोचन पाल को। ठीक है, और ये भी उल्लेख है कि विद्याधर ने गजनवी को हराया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि विद्याधर ने गजनवी को हराया कि नहीं हराया, ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है, ये डाउट में है बच्चों कि इन्होंने स्पष्ट रूप से हराया कि नहीं हराया है। ठीक है, तो उसमें वो जाने की जरूरत नहीं है। आप ये जानते रहिए कि इसने राज्यपाल की हत्या करवाया और यहाँ पर सत्ता किसको दे दिया, त्रिलोचन पाल को। तो राज्यपाल के बाद शासक बना कौन, त्रिलोचन पाल। त्रिलोचन पाल, और त्रिलोचन पाल के बाद, हालांकि ये भी एकदम कमजोर शासक था, त्रिलोचन पाल के बाद यहाँ का शासक बनता है यशपाल। ठीक, यशपाल बनता है, और इसके बाद यह सत्ता धीरे धीरे चली गई सल्तनत काल में। ठीक है, समाप्त हो जाता है यह वंश बच्चों, और यशपाल इस तरह जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक माना जा सकता है। तो प्रतिहारों के संदर्भ में कभी इस तरह से प्रश्न तो नहीं आया है, लेकिन 2-4 बातें ध्यान रखिएगा, जैसे गंगा जल में समाधि लेना, जैसे रघुकुल तिलक किसकी उपाधि है, सास बहू किसका अभिलेख है, अलमसूदी क्या कहता है, किसके दरबार में आता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को ध्यान में रखने की कोशिश करिएगा आप लोग बच्चों। ठीक है, तो आज उम्मीद हमारी थी कि राष्ट्रकूट वंश भी हम करेंगे, लेकिन राष्ट्रकूट वंश पर हम नहीं पहुंच पाए हैं। ठीक है, मधु जी, शीला कुमारी, रामिल कुमार, बच्चों आप लोगों को हमने बताया है कि 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। स्पेशल क्लास के लिए आपको प्लस चैनल पे जाना है कल 2 बजे। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग जाके चीज़ों को पढ़ सकते हैं। और जैसा कि हमने सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको बता रखा है कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, तो फटाफट आप लोग बच्चों सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आप लोग सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिए, क्योंकि मेंस की क्लास से आप जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक आपको पढ़ने में आनंद नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, और कैसे लेना है उसके लिए आपको कई बार हम बता चुके हैं, और एक बार फिर से आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए कैसे आपको सब्सक्रिप्शन लेना है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें। देखिए ये रेफरल कोड हमारा बच्चों जिसको यूज करना है आपको, SKY, ये ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं मिस कर जाते हो। SKY लाइव ही हमारा रेफरल कोड है। और कोर्स जो है आपका 1 ईयर 2 ईयर के कोर्स को आप प्रेफरेंस दीजिए। यहाँ 44,000 फ़ी है और 64,000 फ़ी है। यहाँ पर आप जाएंगे, हमारा रेफरल कोड जब यूज करेंगे तो आपकी फ़ीस में 10% छूट मिलेगी। ठीक है, 10% छूट मिल जाएगी बच्चों, और आपको जुड़ने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा। तो आप लोग सभी लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि अच्छी से तैयारी की जा सके मेंस की। और इसके साथ साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है बेल आइकन के साथ, लाइक एंड शेयर करते रहिए बच्चों, ताकि हमारा परिवार जो है एक बड़ा परिवार हो और हमारी संख्या जो है एक बड़ी संख्या में कन्वर्ट हो, और तब पढ़ने का आनंद कुछ और होगा बच्चों। तो सभी लोग, शीला जी,
पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे बच्चा? सौरभ सक्सेना, एकता कपूर, कोई आंसर? मधु जी, अच्छा बहुत लोग काफ़ी बाद में जुड़ते हैं। क्लास की टाइमिंग चूँकि पता है बच्चों 7 बजे क्लास की टाइमिंग है, आप लोग लेट मत किया करिए। चलिए मिहिर भोज के बारे में चर्चा हो जाएगी बच्चों। अभी चूंकि राष्ट्रकूट भी पढ़ना है ना, तो बहुत सारी चर्चाएं वहां पर पुनः आएंगी, इसलिए थोड़ा सा संक्षेप में पढ़ाया हूं। तो मिहिर भोज की चर्चा वहां भी हो जाएगी, ठीक है। और आप लोग बच्चों देखिए, कहते हैं ना फीस को ध्यान में न रखिए, फीस सबसे कम है। ऑफलाइन की फीसेस 3 लाख के आसपास हैं, और आपको एक बेहतर सुविधाओं के साथ आपके घर पे आपको टीचिंग दी जाएगी, तो फीस बहुत मायने नहीं रखती। आप लोग विश्वास करिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, ठीक है। चलिए आगे, थैंक यू आज के लिए बच्चों, बहुत सारा प्यार आपको, थैंक यू, धन्यवाद।